हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित इसकी असेसमेंट वर्कशीट 8 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 9 नवंबर 2021। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि असेसमेंट वर्कशीट में होता क्या है, आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स की वर्कशीट होती है। एक तरीके से आपकी रिवीजन वर्कशीट होती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि वर्कशीट आप पहले अच्छे से समझ लीजिए एक बारी, और उसके बाद इस वर्कशीट को खुद करने की ही कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, चलिए जल्दी से पहले वर्कशीट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दे रखी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 केस स्टडी पे ही है। देन क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो क्वेश्चन है वो आपको पूरे सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर देखो केस स्टडी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको केस स्टडी क्या बता रखी है, कक्षा 9 की एक कक्षा में वास्तविक संख्याओं पर आधारित एक गतिविधि कराई जाती है। इस गतिविधि में अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को एक कार्ड उठाना होता है। प्रत्येक कार्ड पे एक प्रश्न लिखा हुआ है। पहले 5 विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए कार्ड पे लिखे हुए प्रश्नों को नीचे दिया गया है। आप प्रश्न 1 से 5 के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखो हुआ क्या, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ ना एक एक्टिविटी की गई, गतिविधि। ठीक है, उसमें क्या किया गया, जो वास्तविक संख्या है ना उसके कुछ क्वेश्चंस हर एक कार्ड पे लिख दिए गए। अब बच्चों से बोला गया कि आप एक एक कार्ड उठाओ और जो क्वेश्चन आता जा रहा है उसका आंसर देते रहो। तो स्टार्टिंग के जो 5 बच्चे थे उन्होंने एक एक कार्ड उठाया। ठीक है, तो हर कार्ड पे एक एक क्वेश्चन लिखा होगा, तो वही 5 क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। अब आपको उनके आंसर करने हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट में आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, √10 के विषय में कौन सा कथन सत्य है। बताओ √10 क्या है। एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो √10 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यहाँ पर। तो देखो जो पूरी पूरी हल हो जाए, जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, देख के ही आपको डी पार्ट का पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर √36 है। हमेशा पहले सारे रूट वाले नंबर देख लिया करो। तो √36 का मतलब है मैं उसको 6 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ये 6 का ही तो वर्ग होता है। तो 4 + 5 6 या 30, आंसर आ गया 34। अब आप मुझे ये बताओ 34 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर डी ही है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 1/√3 एक डैश संख्या है। बताओ 1/√3 कौन सी संख्या है। देखो इसके हर में √3 है, तो पहले आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसका परिमेयकरण करोगे। तो आपका आंसर आएगा √3/3। ठीक है, लेकिन ऊपर अभी भी आपके पास अंश में √3 है, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये पूरा ही एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है डी वाला आपके पास, पी के किस मान के लिए, इसमें आपको पी को एक ऐसे मान बताना है कि वो एक अनवसानी आवर्ती दशमलव हो जाए। तो देखो जो, अगर आप p यहाँ पर 2 या 5 रखोगे या फिर इसके रूप में रखोगे तो ये अनवसानी आवर्ती नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पास होता ही ये जो पूरा पूरा खत्म हो जाए वो क्या होता है 2 और 5 के रूप में ही होता है। तो इसका मतलब 5 तो आएगा नहीं, 2 भी नहीं आएगा, और जो 10 है वो भी 2 × 5 होता है, ये भी नहीं आएगा। तो बचा कौन सा, सिर्फ 7 ही बचा। तो इसका मतलब जब आप यहाँ पर p की जगह 7 रखोगे ना, तभी ये इसका दशमलव जो है वो अनवसानी आवर्ती होगा। क्लियर, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, 256 0.16 इसकी घात है इंटू 256 0.09 इसकी घात है, इसका मान बताना है। आप देख लो आधार एक जैसे हैं, तो मैं इन दोनों घातों को क्या कर सकती हूँ, जोड़ सकती हूँ। जैसे ही मैं इन दोनों घातों को जोड़ूंगी ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.25। अब आपको पता है 256 जो है ना, 4 की घात 4 होती है, मतलब अगर आप 4 को 4 बार गुना करोगे ना तो 256 आएगा। और यहाँ पर मैंने दशमलव हटा के नीचे 100 ले लिया और कट किया तो 1/4 आ गया। आपको पता है घात के ऊपर घात होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 की घात 1 तो 4 ही होगा। आंसर आ गया आपके पास 4। क्लियर, आसान थे केस स्टडी के क्वेश्चन, 5 के 5 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे हैं यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक, आपको P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं, तो P का भुज माइनस Q का भुज का मान ज्ञात कीजिए। तो भुज जो है वो क्या होता है, जो x का मान होता है उसी का ही तो दूसरा नाम है भुज। जैसे y के लिए कोटि होता है तो x के लिए भुज होता है। ठीक है ना, तो P का भुज है 2 और Q का भुज है कितना, -6 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 6, इसका मतलब 8 आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे दी गई आकृति में ABC भुजा BC को एक बिंदु D तक बढ़ाया गया। तो कह रहे एक आकृति है ये जिसमें ABC जो है ना, इसकी एक भुजा है BC, इसको D तक बढ़ाया गया।
यदि कोण ए जो है वो 3y है, कोण बी जो है x डिग्री और कोण ACB 5y है और कोण ACD 7y है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ कोण आपको दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि बताओ x का मान क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 5y प्लस 7y तो जो है वो 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपके रैखिक युग्म है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12y इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। अब जैसे ही आप 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो y आ गया आपके पास 15 डिग्री। ठीक है, अब आप कोण a निकाल सकते हो, वो है आपके पास 3y, तो आप निकाल सकते हो 3 इंटू में 15 करके, तो आ जाएगा 45 डिग्री। उसी तरीके से आप कोण ACB भी निकाल सकते हो, जो कि आपके पास है 5y। तो आप 5 को 15 से इंटू कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 75 आ जाएगा। ठीक है, अब एक त्रिभुज के दो कोण पता है आपको। पता है कि अगर आप बात करो त्रिभुज ABC में, तो आपको पता है जो कोण A है और जो कोण B है और जो कोण C है वो कितना होगा? 180 के बराबर होगा। कोण A आपको पता चल गया है 45 है, कोण B आपके पास x था, कोण C आपके पास 75 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180। ठीक है, अब 75 में जब आप 45 प्लस करोगे तो 120 आएगा। ये प्लस का x ऐसी है और यहाँ पर 180 ऐसी है। तो x कितना आ जाएगा आपके पास? 180 माइनस का 120, तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे दी गई आकृति में 4x का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, इस आकृति में जितने भी कोण बने हैं ना, ये एक ही रेखा पे बने हैं। तो इसका मतलब जो 3x है प्लस जो 4x है प्लस जो 3x है वो 180 के बराबर होगा। रैखिक युग्म है ये तो हमारे। ठीक है ना, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा आपके पास? 180 डिवाइडेड बाय 10, x का मान आ गया आपके पास 18 डिग्री। आपको किसका मान निकालना था? 4x। तो 4x का मान आप कैसे निकालोगे यहाँ पर? तो x की जगह x का मान रख दो ना, 18 डिग्री। तो जब आप 4 को 18 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 72। तो 72 डिग्री आपका आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित करें और इन्हें क्रम से मिलाने से प्राप्त आकृति का नाम लिखें। देखो यहाँ पर PQRS 4 बिंदु दे रखे हैं, इनके निर्देशांक दे रखे हैं। आपको इनका क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद जो भी आकृति आपको यहाँ पर मिलेगी उसका नाम भी आपको साथ साथ लिखना है। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। हम यहाँ पर पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ये 0 हो गया, ये y हो गया आपके पास, ये -x हो गया, ये -y हो गया और ये x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। ठीक है ना, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 तक ले लेते हैं, और चाहिएंगे तो फिर और ले लेंगे। ठीक है ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6 तक। अब हम क्या करते हैं, पहले जो जो बिंदु दे रखे हैं उनके निर्देशांक यहाँ दिखाते हैं। तो देखो P आपको दे रखा है यहाँ पर -3 और 2 है, तो -3 और 2 तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा और यहाँ लिख देते हैं ये P है, -3 और 2 आपके पास। ठीक है, देन Q आपको दे रखा है -7 है और -3 है, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा Q, और यहाँ लिख देते हैं -7 और -3। उसके बाद R है 6 और -3, तो 6 और -3 यहाँ पर आ जाएगा R, जो कि हो जाएगा 6 और -3। ठीक है, देन S है आपके पास 2 और 2, तो 2 और 2 यहाँ पर आ जाएगा S, ये आ गया 2 और 2। ठीक है, आप ज्वाइन करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो PQRS जो है यहाँ पर बन तो गया है, लेकिन ये आकृति कौन सी बनी है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो चतुर्भुज बना है ना, ये चतुर्भुज। और चतुर्भुज में भी ये कौन सा चतुर्भुज बना है आपके पास? चतुर्भुज तो कई तरीके के होते हैं, तो ये आपके पास बना है समलंब। तो PQRS एक समलंब है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं।
देखो आपसे क्या कह रहा है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो आप बताओ कि जो उस पे बने शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर होते हैं। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि वो बराबर होते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, आकृति बना लेते हैं एक। ठीक है, आकृति हमने यहाँ पर बना ली। अब हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी, इस रेखा को, और इस रेखा को नाम दे देते हैं सी डी। ठीक है, और यहाँ पर बीच में नाम दे देते हैं ओ। तो देखो आपको सिद्ध क्या करना है, पहले वो लिखते हैं यहाँ पर, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो कोण, ये वाला कोण है, कोण ए ओ डी जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, कोण सी ओ बी के बराबर। इसके साथ साथ जो आपके पास कोण ए ओ सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी ओ डी के। यही तो आपके शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब अगर हम अपना उत्तर देखें तो देखो आपको पता है कि जो कोण ए ओ सी है और जो कोण ए और डी है, इन दोनों का योग तो मिलके 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने हुए हैं आपके पास सीधी रेखा पर, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर रैखिक युग्म। ठीक है, और इसको अपनी समीकरण 1 मान लेती हूँ। उसी तरीके से अगर मैं देखूं जो कोण ए और डी है और जो कोण बी और डी है, ये भी तो 180 के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक ही रेखा पे बने हुए हैं, ए बी पर। बने नहीं बने, तो इसको मैंने अपनी समीकरण 2 मान लिया और रीजन में वही सेम चीज लिख दी है मैंने, रैखिक युग्म। ठीक है ना। अब देखो अगर आप समीकरण 1 और 2 से देखो तो आप क्या पाओगे, दोनों के ही राइट साइड पे 180 है। तो मैं दोनों को बराबर लिख सकती हूँ, ए ओ सी को और कोण ए ओ डी को किसके बराबर लिख दूंगी, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी के। ठीक है, अब इस कोण से ये तो कट गया, दोनों बराबर थे तो एक आमने सामने थे, तो ए ओ सी जो है वो बी ओ डी के बराबर आ गया। एक तो आपको यही सिद्ध करना था ना। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरा भी सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे उसी प्रकार जो आपके पास कौन से कौन है, ए ओ डी और सी ओ बी, ये भी बराबर होंगे। ठीक है ना, यही दो चीजें तो आपको सिद्ध करनी थी, तो बस यहाँ पर सिद्ध हो गया, सिद्ध। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 10। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, असेसमेंट वर्कशीट 8। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पूरी वर्कशीट आप खुद करें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।